हाँ जी, तो हम कह रहे थे कि इंटरस्टेशियल स्टेट्स का मतलब है कि दो एटम्स के बीच की जगह वो ऑक्यूपाई नहीं कर रहे, बल्कि वो एक एटम जहाँ पर सिलिकॉन का पहले से एटम होना चाहिए था उसकी जगह ऑक्यूपाई कर रहे हैं, यानी होस्ट एटम को रिप्लेस कर रहे हैं वो. The distribution of impurities is random throughout the lattice, but their presence affects the solid in one very important respect. That is, the arsenic atom is pentavalent, while silicon is tetravalent. Of the 5 electrons of arsenic, 4 participate in the tetrahedral bond of silicon, and the 5th electron cannot enter the bond, which is now saturated. Okay, and hence this electron detaches from the impurity and is free to migrate throughout the crystal as a conduction electron. For example, the electron, that is, the electron enters the conduction band. The impurity now actually is a positive ion, arsenic, A positive, As positive, and thus it tends to capture the free electron, but we shall show shortly that the attraction force is very weak and not enough to capture the electron in most circumstances. जिससे ये सारी जो चीज़ें से हमें फेमिलियर हैं, हमने देखा कि जो आर्सेनिक है वो एक पॉजिटिव आयन बन के पड़ा होता है, और जो इलेक्ट्रॉन है वो एस्केप कर जाते हैं, वो कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं इस तरह. तो इसको हम एक और थोड़ी सी रिस्पेक्ट से देखेंगे. The net result is that arsenic impurities contribute electrons to the conduction band of the semiconductor, and for this reason these impurities are called donors. Note that the electrons have been created without the generation of holes. ठीक है, और जब इलेक्ट्रॉन क्रिएट हुआ है तो होल नहीं क्रिएट हुआ उसकी जगह पर वैलेंस बैंड में. When an electron is captured by the ionized donor, it orbits around the donor much like the situation in hydrogen. ठीक है, अब ये जो आपका डोनर था जो पॉजिटिव आयन बन गया था, वो जब इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करेगा तो वो जो इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर हम जो बोहर का पोटेंशियल था और जो बोहर का रेडियस था वो लगाकर ये फाइंड कर सकते हैं कि उसका ऑर्बिट क्या है. So we can calculate the binding energy also by using the familiar Bohr model. However, we must take into account the fact that the Coulomb interaction here is weakened by the screening due to the presence of semiconductor crystal, which served as a medium in which both donor and ion resides. ये ऐसा है कि जैसे मतलब बोहर का एटम में ये एक न्यूक्लियस था और उसके इलेक्ट्रॉन था ना, यहाँ पर हम देखें तो न्यूक्लियस है आपका पॉजिटिव, हम टोटली चुके ये इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया तो इसको हम न्यूक्लियस कंसीडर कर लेते हैं विद वन पॉजिटिव चार्ज. और इलेक्ट्रॉन है इसका, इलेक्ट्रॉन जो है उसके में अब देखो कि क्रिस्टल पूरी पड़ी हुई है ना, मतलब जो है वो एज अ मीडियम एक्ट कर रही है इन दोनों के बीच में. तो ये जो मीडियम है फिर ये स्क्रीन ऑफ कर रहा है इस पॉजिटिव आयन के इफेक्ट को कि वो इस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करे. देयरफॉर ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉन जो है वो इस पॉजिटिव आयन से वेरी वीकली अट्रैक्ट होगा. और उसका जो पोटेंशियल है विच सर्व एज अ मीडियम, उसकी उस स्क्रीनिंग की वजह से उसका जो कूलम पोटेंशियल है इज नाउ दिस V of R. ये वो सारा कूलम पोटेंशियल जो हमारा बोहर के केस में था, अब इसमें चेंज ये आया है कि यहाँ पे नीचे आपके पास आ गया है E नॉट के साथ ER, यानी रिलेटिव परमिटिविटी आ गई. और रिलेटिव परमिटिविटी कब आती होती है, जब आपके पास जो मीडियम है वो फ्री स्पेस ना हो बल्कि कोई यानी कि कोई मीडियम हो आपके पास, यानी फ्री स्पेस ना हो कोई मीडियम हो, तो उसकी वजह से हमारे पास ये रिलेटिव परमिटिविटी आ जाती है. तो चूंकि यहाँ पर भी वो जो लैटिस के आइटम्स हैं वो एज स्क्रीनिंग जो है वो एक्ट कर रहे हैं, स्क्रीन कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन को पॉजिटिव आयन से. तो देयरफॉर दिस दिस ER, और ER की वजह से V पे क्या असर पड़ रहा है, क्योंकि ER 1/ER है, यानी कि E नॉट के साथ एक और फैक्टर आ गया है ER का, तो दिस इज चूंकि ग्रेटर देन 1, ER जो है वो मतलब E नॉट से बड़ा होता है. So therefore this whole thing is now less than actual VR. So VR जो है यानी पोटेंशियल जो है वो कम हो जाएगा 1/ER की वजह से.
where ER is a reduced dielectric constant of the medium. The dielectric constant ER is 11.7 in silicon, for example, and shows substantial decrease in the interaction force. ठीक है, इतने बड़े ER की वजह से there's a substantial decrease in the attraction force between this positive ion and the electron. It is this screening which is responsible for the small binding energy of the electron at the donor side. इसलिए ये जो डोनर है ये इलेक्ट्रॉन देने के बाद किसी इलेक्ट्रॉन को कैप्चर नहीं कर सकता क्योंकि इसकी जो बाइंडिंग एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा वीक है. When one uses this potential in the Bohr model, one finds the binding energy corresponding to the ground states of the donor. तो ये हमने इसकी तफसील नहीं करनी है. तो बाइंडिंग एनर्जी क्या हो जाएगी, उस पोटेंशियल को जो हमने ऊपर लिखा है उसको यूज करके जो बाइंडिंग एनर्जी हमारे पास ये आ जाएगी, जिसमें से ये जो e⁴ m0/2 या 8 अच्छा 2 ही कर लेते हैं, 2 × 4 पाई ε0 h² जो है वो ये जो चीज़ है आपके पास, ये बोहर की का जो एटम था यानी एक न्यूक्लियस और एक इलेक्ट्रॉन के साथ उसकी बाइंडिंग एनर्जी है. इसके साथ क्या आपके पास आ रही है 1/ER². और ER आपने देखा कि काफ़ी बड़ा नंबर है, 11.7 है और उसका स्क्वायर जो है वो और भी बड़ा हो जाएगा. सो 1/this even reduces more it reduces ED even more. So साथ में आपका आ रहा है ME/m0 और m0 जो है फ्री इलेक्ट्रॉन का यानी मास है और ME जो है वो रिड्यूस्ड मास है. सो ये रिड्यूस्ड मास जो कि फ्री इलेक्ट्रॉन के मास से कम होता है, तो ये चीज़ भी इफेक्ट कर रही है, ये भी डिक्रीज कर रही है उसको. सो नोट दैट द इफेक्टिव मास ME हैज बीन यूज्ड rather than the free mass m0. So actually m0 the mass m0 actually cancels out and is inserted only for convenience. Actually ये cancel हो जाएगा, यहाँ से m0 और m0 cancel हो गया, लेकिन उन्होंने इसको कंपैरिजन के लिए यहाँ पे m0 रखा हुआ है और इसलिए भी रखा हुआ है क्योंकि ये चीज़ जो है वो बोहर की एनर्जी बनती है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. The last factor on the right is the binding energy of hydrogen atom, which is 13.6 electron volt. The binding energy of donor is therefore reduced by a factor of 1/epsilon r². बेटा एक मिनट जरा मैं भी आती हूँ. So the binding energy of donor is therefore reduced and is also by अच्छा एक तो इस फैक्टर से रिड्यूस हो रही है, दूसरा इस फैक्टर से भी रिड्यूस हो रही है ना. It is actually smaller than unity if we use the typical values of ER, which is 10, and ME/m0 as this. We will see that the binding energy of donor is about 1/500 as much as of hydrogen energy. इतनी कम एनर्जी से यानी इलेक्ट्रॉन जो है वो बाइंड है उस डोनर जो पॉजिटिव आयन था उसके साथ, which is about 0.01 electron volt. This is indeed the order of observed values of the observed values. Okay, so the donor level lies in the energy gap very slightly below the conduction band. Because the level is so close to conduction band, almost all the electrons are ionized at the donors are ionized at room temperature. The electrons having been excited into conduction band. Recall that the thermal energy is this at room temperature. तो बहरहाल ये हमने यहाँ पे एक चीज़ देखी कि जो डोनर है वो कैसे इतने इजीली जो है वो छोड़ देता है अपनी साइड को, सॉरी इलेक्ट्रॉन जो है डोनर साइड को कैसे इजीली छोड़ देता है, क्योंकि उससे बड़े वीकली बाइंड है. और उसका अगर आप रेडियस देखें तो ऊपर वाले जैसे हमने एनर्जी निकाली है वैसे अगर आप रेडियस को देखें तो रेडियस जो है वो उसमें भी एक ER का फैक्टर आ रहा है और ER फैक्टर जो कि काफ़ी बड़ा है, तो RD जो है रेडियस काफ़ी मतलब A0 से काफ़ी बड़ा हो जाएगा. A0 जो था वो बहुत रेडियस था इलेक्ट्रॉन का जब वो हाइड्रोजन एटम में होता है.
और एम नॉट ओवर एम ई भी क्या है, एक बड़ा नंबर है। एम नॉट ऊपर फ्री मास है, नीचे इफेक्टिव मास है, तो ये भी एक 1 से ग्रेटर देन 1 फैक्टर होगा, और ये भी 11 पॉइंट समथिंग है, 10 पॉइंट है। तो ये चीज़ जो है वो दिस टाइम्स ए नॉट जो है काफ़ी एक बड़ा होगा रेडियस देन बोहर ऑर्बिट। तो द रेडियस जो है कितना 50 टाइम्स जो है वो लार्जर है, बाय फैक्टर ऑफ 50 इफ वी यूज द प्रीवियस वैल्यूज ऑफ ई आर एंड एम ई। तो ये काफ़ी बड़ा रेडियस है, इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो, यानी अब आप इसको जो है वो, ये आपका न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन है आपका, इसका ऑर्बिट दिखाया हुआ है। ऑर्बिट जो है उसके अंदर देखिए कितने ज़्यादा और उसके अंदर एटम्स हैं, कितना बड़ा ऑर्बिट है उसका। तो दिस थिंग even decreases the binding of electron। तो वो एटम उसका पोटेंशियल हमने देखा कितना वीक है, और जिसकी वजह से जो बाइंडिंग एनर्जी है वो बहुत वीक है, और जिसकी वजह से जो रेडियस है वो बहुत बड़ा है। A typical radius is thus of the order of 30 आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, 30 आर्मस्ट्रॉन्ग जो है वो, और जबकि जो हमारा लैटिस के का जो ए होता है हमारा, यानी जो लैटिस कांस्टेंट होता है, जो दो एटम्स के बीच का डिस्टेंस होता है, वो एक फ्यू आर्मस्ट्रॉन्ग होता है, 1 आर्मस्ट्रॉन्ग, और इस तरह ये 30 आर्मस्ट्रॉन्ग जो है इसका रेडियस है। Since this is much greater than the interatomic spacing, यानी A, the orbit of the electron encloses a great many host atoms। ठीक, जैसे ऊपर में देखा, and our picture of the lattice acting as a continuous polarizable dielectric is thus a plausible one। तो मतलब चूंकि ये जो बोहर रेडियस है वो इतना, सॉरी ये जो बोहर रेडियस कह रही हूँ, ये जो रेडियस हमने ऊपर देखा इस एटम का, डोनर एटम का जो रेडियस है फर्स्ट ऑर्बिट का, वो इतना बड़ा है। तो कहते हैं कि हमारी जो लैटिस है उसको जब हम ये कंसिडर करें कि वो कॉन्टिन्यूस पोलराइजेबल डाइलेक्ट्रिक है, यानी एटम्स को अलग-अलग कंसिडर ना करें, बल्कि हम ये कंसिडर करें जैसे एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, जैसे हमने अभी देखा भी कि हम इसको डायलैक्टिक मीडियम कंसिडर करते हैं। तो ये स्क्रीनिंग कर रहा है, तो ये डायलैक्टिक मीडियम इसको हम कंसिडर करें तो ये एक प्लॉजिबल कंसिडरेशन है हमारी। Since the donor are almost all ionized, the concentration of electron is nearly equal to that of donors। ठीक है, जितने डोनर्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो आपके पास कंडक्शन बैंड में आ जाएंगे। टिपिकल कंसंट्रेशन इज अबाउट 10 to the power 15 per centimeter cube, but sometimes much higher concentrations are obtained by heavy doping of the sample, for example 10 to the power 18 per meter cube or even more। इसी तरह ऑलमोस्ट जो है वो आपका ये है अपना एक्सेप्टर का, बट हम एक्सेप्टर नेक्स्ट टाइम देखते हैं। हम एक छोटी सी चीज़ मैंने आपको बतानी थी, वो किसी बच्ची ने मुझसे लास्ट टाइम पूछा था कि टेम्परेचर के साथ कंडक्टिविटी कैसे चेंज होती है, तो उसको हम देख लेते हैं। अभी हमने लास्ट टाइम थोड़ा सा उसको मिसअंडरस्टूड किया था, तो पूरी की बुक दोबारा मैं आपको दिखा दूं कि उसमें जो हमने पूरी की बुक नजर आ रही है ना आपको? ये वाला ग्राफ जो था हमने देखा था, नेचुरल लॉग ऑफ कंडक्टिविटी, आपको बुक नजर आ रही है? नो मैम। जी मैम आ रही है ना सर। अभी भी नहीं आई इमरा? मैम सिलेबस नजर आ रहा है। सिलेबस नजर आ रहा है, मैंने टैब चेंज तो किया है। अब नजर आई है? यस। हाँ, तो यहाँ देखिए कि ये जो कंडक्टिविटी है ये 1/t के साथ वेरी कर रही है, t के साथ वेरी नहीं कर रही। तो कंडक्टिविटी डिक्रीज नहीं हो रही, इंक्रीज हो रही है। ठीक है, यहाँ पर जो टेम्परेचर है ये बेसिकली 1/t है, इट्स नॉट t। तो अगर लेट्स से t जो है वो 1000 हो तो 1/1000 इज स्मॉलर वैल्यू। ठीक है, तो ये जो स्मॉलर वैल्यू है वो यहाँ पे लाई करेगी,
जिसका मतलब होगा हायर टेम्परेचर जो है वो स्मॉलर वैल्यूज पे लाई कर रहे हैं और लोअर टेम्परेचर जो है वो इधर वाली वैल्यूज पे लाई करेंगे। यानी जैसे जैसे आप इधर को जा रहे हैं ग्राफ में, आपकी टेम्परेचर की वैल्यू लो हो रही है, तो वो जैसे जैसे आप जीरो की तरफ आ रहे हैं, टेम्परेचर की वैल्यू हाई हो रही है, तो जीरो की तरफ देखिए कंडक्टिविटी ज़्यादा है और हायर वैल्यूज पे कंडक्टिविटी जो है वो कम है। ठीक है, इस बात की समझ आ रही है? कंडक्टिविटी इज इंक्रीजिंग एक्चुअली विद टी। ठीक है, यहाँ पे कंडक्टिविटी की को हमने निकाला था बाय दिस कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो हमने कहा था कि कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि इंक्रीज होती है तो कंडक्टिविटी उसकी वजह से इंक्रीज होती है। हाँ, मोबिलिटी जो है थोड़ी बहुत डिक्रीज हो सकती है, बट ओवरऑल कंडक्टिविटी जो है वो कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की इंक्रीज होने की वजह से इंक्रीज होती है। बात समझ आ रही है? ये कोई पता नहीं है क्या बात हो रही है? कोई जवाब नहीं है बच्चों? आवाज भी आ रही है आपको मेरी? हेलो, कैन यू हियर मी बच्चों? जी मैम। जी मैम। समझ आई आपको इस बात की कंडक्टिविटी टेम्परेचर के साथ इंक्रीज हो रही है कि नहीं? जी मैम आ गई है समझ। यहाँ पे उमर की बुक से भी देख लेते हैं। इधर एक उसी तरह का ग्राफ था, ये देखिए, डिपेंडेंस ऑन टेम्परेचर। तो कंडक्टिविटी जो है उसी तरह का, यहाँ पे एक फंक्शन ऑफ टी था, उन्होंने उसको एफ ऑफ टी लिख दिया है। यहाँ पे एक्सपोनेंशियल के अलावा जो दूसरा फंक्शन था ना, पूरी की बुक में हमने देखा कि हमने इसका नेचुरल लॉग लेके उस फंक्शन को साथ लिखा हुआ था, एक्सपोनेंशियल को हमने 1/t बना दिया था। यहाँ पे उन्होंने उसको वैसे ही लिखा हुआ है, एक फंक्शन ऑफ टी लिखा हुआ है, बाकी जो चीज़ थी, और एक्सपोनेंशियल को एक्सप्लिसिटली लिखा हुआ है। तो कंडक्टिविटी जो है वो एक्सपोनेंशियली, यहाँ से भी देखें टेम्परेचर इंक्रीज होगा, कंडक्टिविटी जो है वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होगी। यहाँ पर ये 1/t है, हायर टेम्परेचर जो है वो इस इन वैल्यूज पे लाई करें, लोअर टेम्परेचर जो है वो आगे की तरफ लाई करें। तो ये बेसिकली ये जो चीज़ है ना, ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की है। एक्सट्रिंसिक की ये एक सिंगल मतलब इस तरह कर्व नहीं होती है, कर्व आगे जाके ऊपर चली जाती है एक्सट्रिंसिक के लिए। तो वो अगर हमारे सिलेबस में हुआ तो हम आगे जाके इसका कंप्लीट ग्राफ भी देखेंगे। अगर आप अपने इंटरेस्ट के लिए वैसे इंटरनेट से अपलोड निकाल के सर्च करके देखिए कंडक्टिविटी टेम्परेचर के साथ कैसे चेंज होती है सेमीकंडक्टर्स के लिए। तो इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक के लिए दो और डिफरेंट तरह के ग्राफ होते हैं। ये ग्राफ जो है थोड़ा सा कहीं एक जगह पे मेरा ख्याल कांस्टेंट भी होता है, फिर इसकी वैल्यू और चेंज हो जाती है। तो ये जो चीज़ थी हमने देखी थी, ये जो फंक्शन एफ ऑफ टी ये बहुत कम इफेक्ट कर रहा है, ये वाला फंक्शन इफेक्ट करता है 1/t। सो नेचुरल लॉग ऑफ कंडक्टिविटी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू 1/t एज सच, और ये टी इंक्रीज होने से कंडक्टिविटी जो है वो इंक्रीज होती है। इसको आप अपनी उसके लिए पढ़ लीजिएगा इंफॉर्मेशन के लिए। When a substance is not intrinsic region, its conductivity is given by the general expression 6.34. In that case, the temperature dependence of conductivity on the temperature is not usually as strong as indicated above. ये non-intrinsic region की बात कर रहा है. To see the reason for this purpose, let's that the substance is extrinsic and strongly n-type. The conductivity is summation n e mu e, where mu is the mobility of electrons, but the electron concentration n is now constant equal to nd. The donor concentration, as pointed out, and any temperature dependence present must be due to the mobility of electrons or holes. तो इसको आपने इंटरेस्ट के लिए पढ़ लीजिएगा। हाँ, एक जो चीज और वो वहां पर नीचे लिखी थी वो मैं आपको बता देती हूँ कि इस चीज को अगर हम इग्नोर कर दें ना, तो यहाँ से जो Eg है एनर्जी गैप, आप इस फॉर्मूला से वो इस जो कर्व है, ये जो हमारी ऊपर आ रही है लाइन, स्ट्रेट लाइन, इसकी जो स्लोप है, इससे हम जो एनर्जी गैप है वो फाइंड कर सकते हैं। सो रिसेंटली दिस हैज बीन, मतलब over a time period, this has been a valid method to find out the band gap of semiconductors. कि आप उसकी कंडक्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर का जो ग्राफ है वो बनाएं और उसकी जो स्लोप होगी ग्राफ की log of log sigma divided by this thing
इनफैक्ट यहाँ पर उन्होंने शायद मेंशन भी कहीं पर किया हो कि जो हाँ Eg/2 kb the plot of natural log of log of sigma versus 1/t should therefore yield a straight line whose slope minus Eg/2 kb determines the gap. This weak temperature dependence of FT is neglected. ठीक है, so Eg यानी बैंड गैप फाइंड करने के लिए भी इसको यूज किया जाता है इस ग्राफ को। ठीक है मैम। चले तो आज के लिए हम इतना ही कर रहे हैं, कल हम फिर डोनर स्टेट्स भी देखेंगे और नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है कौन सा वैसे? नेक्स्ट टॉपिक है थर्मल आयनाइजेशन ऑफ डोनर एंड एक्सेप्टर स्टेट्स। एक्सेप्टर्स हम ये हमने उमर की बुक से करना है करने वाला। ये वाला शायद हम उमर की बुक में देखूंगी, पता नहीं इसमें है कि नहीं, लेकिन ये इसमें तो है, किटल की बुक में तो है। देखेंगे जहाँ से सही लगा मैं आपको वहाँ से करा दूंगी। बुरी की बुक में तो मुझे लगता नहीं है, या तो उमर से करेंगे या किटल से करेंगे। जी मैम। चलें जी, मैं आपके लेक्चर जो है ना वो अभी वो कन्वर्टिंग वगैरह फिर मैं आपके YouTube पे अपलोड करके वहां से लिंक जो है क्लासरूम में ऐड कर दूंगी। ठीक है, थोड़ा सा मुझे टाइम लगेगा। जी ओके मैम। मैम। ओके जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह